कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के क्वेश्चन पेपर को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2022 जनवरी में हुआ था। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, QTRM, उससे रिलेटेड अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी हैं तो ये आपको गाइडेंस मिल सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। हम लोग जब स्टैट्स की भाषा में आते हैं तो गुणात्मक विशेषता को एट्रीब्यूट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। एक गुण के आधार पर वर्ग को जब बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्लास ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम क्रम का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ एन एट्रीब्यूट हैव टू क्लासेस। अगर किसी भी एट्रीब्यूट के दो क्लासेस हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइकोटॉमी कहते हैं। जैसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसे हम लोग द्विभाजन कहते हैं, डाइकोटॉमी। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस फॉर एन एट्रीब्यूट इक्वल्स टू। एन गुणों के लिए संपूर्ण वर्गों की संख्या किसके बराबर होती है? तो इसका फॉर्मूला है, जब टोटल एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछेगा तो 3 टू द पावर n। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि इतने गुण दिए हुए हैं, आप बताइए संपूर्ण वर्ग कितने होंगे। तो आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे बोल दिया कि 3 एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, अब बताइए टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने होंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करके आप निकाल सकते हैं कि 27 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछता कि अल्टीमेट क्लासेस कितने होते हैं तो ये होता है 2 टू द पावर n। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड हुई है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप उसको अगर एक बार देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही हूँ, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, उसमें कितने सारे क्वेश्चन आपको उस सिंगल एक्सप्लेनेशन की वीडियो से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड। जो सर्वोच्च क्रम की वर्ग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अल्टीमेट क्लास। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर एन एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज। टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 टू द पावर n। अगर बोले कि 2 एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, आप बताइए कि उसके अल्टीमेट क्लासेस कितने होंगे, तो 2 टू द पावर 2 कर देंगे, क्योंकि 2 गुण की बात किया है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, काई स्क्वायर टेस्ट कांट बी यूज्ड इफ़ एनी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी इज। काई स्क्वायर टेस्ट हम लोग कब नहीं यूज कर सकते हैं? तो अगर फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं वो लेस देन 5 होती हैं तो। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिमेनिंग क्लास फ्रिक्वेंसीज कैन बी डिटरमाइंड इफ़ ऑल द अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज आर नोन। अगर अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज जानते हैं हम लोग तो बाकी के क्लास फ्रिक्वेंसीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट पढ़ा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे पॉपुलेशन होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए है और फिर अल्फ़ा है, फिर इसको पार्ट में डिवाइड किया, ए बी हो गया, ए बीटा है, अल्फ़ा बी हो गया और अल्फ़ा बीटा हो गया। अगर ये नीचे की क्लास फ्रिक्वेंसीज दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू दी है तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और अल्टीमेटली जा करके आप टोटल पॉपुलेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से चार्ट में मैंने नोट्स बनाए थे, उसको एक्सप्लेन किया है, तो मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप एक बार देख लोगे तो वो बहुत आसानी से समझाया हुआ है। 20-25 मिनट की वीडियो होगी, आप देख लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। प्रसामान्य वितरण का आकार कैसा होता है? तो इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि सिमेट्रिकल होता है इस तरीके से। और ये दूसरे तरीके से बोलता है कि बेल शेप्ड, यानी कि ये घंटी के आकार का होता है इस तरीके का। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ऑर्डर कांट बी। किसी भी वर्ग की आवृत्ति क्या नहीं हो सकती है? तो वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट इज डैश व्हेन द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। अगर वास्तविक आवृत्ति प्रत्याशित आवृत्ति से अधिक है तो उस समय में गुणों का संबंध किस प्रकार का होगा? तो ये होगा आपका पॉजिटिव। अगर हमारी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से तो रिलेशनशिप उनका पॉजिटिव होता है। इसका फॉर्मूला ये वगैरह ये सब भी समझाया हुआ है वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ 2 एट्रीब्यूट्स ए एंड बी हैव परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन विल बी। तो ये क्या होगा? +1 होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है।
क्वेश्चन नंबर 13 है यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन लाइज बिटवीन। यूल का गुण सहसंबंध गुणांक किसके बीच में होता है? तो ये -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ टू एट्रीब्यूट्स द क्लास फ्रिक्वेंसीज ए ब्रैकेट में बी और मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए बीटा अल्फा बी देन क्यू इज इक्वल टू, तो क्यू की वैल्यू इस टाइम पे आ जाती है 0 के बराबर पे। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट मीन्स दैट अनदर कांट हैपन, यानी कि किसी भी घटना में अगर एक घटना हो गई तो दूसरी घटना ऑटोमेटिक नहीं होगी, ये हमें पता चल जाता है। ये किस में होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि एक सिक्का को आपने उछाला तो एक सिक्के के सिर्फ 2 ही पहलू हैं, अगर हेड आ गया तो ऑटोमेटिक आपको क्या पता चल गया कि टेल नहीं आएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक आया तो दूसरे को ऑटोमेटिक वो कंपटीशन से बाहर कर देता है, तो इसे हम लोग परस्पर अपवर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर घटनाएं 2 ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं कि 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उस टाइम पे आपका पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी ये बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता किसके बीच में होती है? तो या फिर तो वो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। जैसे अगर हम लोग हेड की बात करें तो या फिर तो हेड आएगा नहीं तो नहीं आएगा, तो 0 या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड। यानी कि जैसे मान लेते हैं सिक्का को उछाला तो उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम है, एक तो हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो स्टैट्स के भाषा में इसे घटना कहते हैं, एन इवेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट with P A is equal to 2.0 and P B is equal to 0.6 then P A union B is equal to। तो जब हम लोग A यूनियन B की वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है कि P ब्रैकेट में A प्लस P ब्रैकेट में B माइनस करते हैं हम लोग क्या? P A मल्टीप्लाइड बाई पी बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.68। मैं डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दे रही हूँ। फॉर्मूला आप एक बार और देख लीजिएगा बैक जा करके। 0.2 है, इनको हमको किससे प्लस करना है? 0.6 से, यानी कि पी ए प्लस पी बी माइनस हमको क्या करना है? 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको माइनस कर देना है, तो 0.80 हो गया। माइनस क्या करेंगे? 0.26 12, यानी कि माइनस करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 0.68। आई होप समझ में आ गया हो। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है अ डाई इज टॉस्ड 2 टाइम्स। किसी भी पासे को 2 बार उछाला गया है। ऑब्जर्विंग 3 वंस इन अ रो, 3 आने की संभावना कितनी बनती है? तो इसका आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है? सैम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। मान लेते हैं ये हमारी जनसंख्या है, इसमें से एक किसी को चुनते हैं, चाहे 2-4 चीज़ें निकालते हैं, उसे हम लोग सैंपल बोलते हैं। जैसे एक बोरा चावल रखा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने उठा लिया, तो वो क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। सैम्पलिंग सेव्स टाइम मनी एंड एनर्जी। जाहिर सी बात है, एक बोरे पूरे चावल का एक एक दाना देखने से बढ़िया है कि थोड़ा सा देख लिए तो हमारा टाइम भी बचा, मनी भी बचा और एनर्जी भी बचा। सैम्पलिंग हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग सैम्पलिंग एरर। ये हेल्प करता है सैम्पलिंग एरर को निकालने के लिए। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, सभी के सभी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पॉपुलेशन वैल्यू आर कॉल्ड। जनसंख्या मान को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर। अगर यहीं पर बोलता कि सैंपल के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैट्स। जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो किसके बेस पे पढ़ते हैं? सैंपल के बेस पे। जैसे मीन आप निकालते हो, मोड निकालते हो, मीडियन निकालते हो, ये सब किसका रहता है?
पूरी पॉपुलेशन के कुछ पार्ट को हम लोगों ने निकाला है और उस पे वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन जैसे जो सेंसस किया जाता है तो वो तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन हो गई, उसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो उसे हम लोग पैरामीटर कहते हैं। ये आगे चल करके जब आप रेट का एग्ज़ाम देंगे, नेट का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे स्टैट से रिलेटेड, रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जब कोई एग्ज़ाम देंगे तो ये सारे क्वेश्चन पूछता है। ये जो 40 क्वेश्चन आपके हैं, चाहे आप जो पेपर देंगे उसके जो क्वेश्चन हैं, ये बहुत रिपीट करने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ कंप्लीट सर्वे ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जब जनसंख्या का संपूर्ण सर्वेक्षण किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं। और जब उसमें से कुछ निकाल करके किया जाता है तो उसे हम लोग सैंपल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यानी कि प्रायिकता प्रतिचयन क्या नहीं है। तो प्रायिकता प्रतिचयन का मतलब क्या है कि जैसे आपका पॉपुलेशन है, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें से जितने भी पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं उसमें से आप किसी को भी चयन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर। तो ये सिंपल रैंडम हो सकता है। इसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि जितने भी पॉपुलेशन के लोग हैं उसमें से हम किसी का भी चयन कर सकते हैं, सबको इक्वल चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के। जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है और क्लस्टर सैंपलिंग भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। लेकिन जो कोटा सैंपलिंग होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। आई होप आपको समझ में आया हो। सबका पार्ट एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए कि कितने टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट एंड पॉपुलेशन पैरामीटर इज, यानी कि अनुमान और जनसंख्या प्राचाल के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग एरर, प्रतिदर्श त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, यानी कि कोई घटना है वो निश्चित है कि होनी ही होनी है। तो अब आपको पता है कि जब घटना हम लोग निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता, नहीं तो 1 होता है। तो अगर वो श्योर है तो क्या हो जाएगा, 1 उसके चांसेस होंगे, और पता है कि नहीं ही होगा तो उसका चांस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में 53 संडे कब हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 1/7। क्वेश्चन नंबर 28 है, द नॉर्मल कर्व इज, प्रसामान्य वक्र कैसा होता है, तो ये सिमेट्रिकल होता है। जितना ये बढ़ेगा उसी स्पीड से वो इतना ही घटेगा। जैसे हम लोग मीन या मोड में पढ़ते थे कि 5 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, फिर 20 आया, फिर 15 आता है, फिर 10 आता है, फिर 5 आता है। ये माइनस वाले रहते हैं, बाकी इसके बाद जो प्लस वाले आ जाते हैं। तो ये सिमेट्रिकल है, यानी कि एक साथ बढ़ रहा है एक साथ घट रहा है, ये बेल शेप्ड में जा रहा है, तो इसको हम लोग नॉर्मल कर्व कहते हैं। और जब आप स्क्यूनेस पढ़ते हैं यानी कि विषमता पढ़ते हैं तो या फिर तो वो पॉजिटिवली होते हैं, नहीं तो वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, थोड़ा गंदा बन सकता है ये इस तरीके से, या फिर तो वो इसकी तरफ झुका रहेगा लेफ़्ट साइड की तरफ, नहीं तो राइट साइड की तरफ। जब आप स्टैट्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे और रिसर्च वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि जब मीन ज़्यादा होता है और मोड कम होता है, मीडियन कम होता है, तो वो राइट स्क्यूड होता है, यानी कि ये जो पूंछ इसकी रहती है वो राइट की तरफ मुड़ी रहती है। और जब जेड ज़्यादा होता है, एक्स बार कम होता है, तो इसकी पूंछ लेफ़्ट की तरफ मुड़ी रहती है। तो ये भी अब क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन वितरण में क्या होता है, तो μ2 = 3 μ3 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन केस ऑफ 2 एट्रीब्यूट इज, 2 एट्रीब्यूट दिए हुए हैं और बोला है कि कुल वर्ग कितने होंगे। तो फॉर्मूला आपको बताया था 3 to the power 2 होना चाहिए, क्योंकि n है ये, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9। इसमें ये आंसर नहीं दिया हुआ है, तो पता नहीं उन्होंने क्या सेलेक्ट किया है, आई डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ़ a = 872, ab = 372, देन ab = ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आप एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में देखेंगे तो n इस तरीके से है, n को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो a है, a को भी 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, a कैपिटल B, a और स्मॉल b, यानी कि इसको हम लोग बीटा पढ़ते हैं स्टैट्स की भाषा में। अब
ए की वैल्यू दी है, यानी कि इसकी वैल्यू दी है, और ए बी की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू। अब पूछा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपल सी बात है, अगर बड़ी वाली वैल्यू दी है और उसका एक पार्ट दिया है तो इसमें से हम लोग अगर इसको घटा देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। तो 872 में से आपको 327 डायरेक्टली माइनस कर देना है। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट में कुछ करना ही नहीं होता प्लस माइनस के अलावा। अगर आपको वो चार्ट समझ में आ रहा है तो आप इजीली इसको कर ले जाएंगे। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 545, माइनस करके आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ 70% ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर ए एंड 40% आर बी, देन द परसेंटेज ऑफ ए बी वेयर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट विल बी। तो ये हो जाएगा 18%। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये न्यूमेरिकल मैंने लगाया है एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर फिर से उसको एक्सप्लेन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन वाज डिराइव्ड बाय। गुण सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे यूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, काई स्क्वायर टेस्ट इज नॉट यूज्ड इन। काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, तो ये किया जाता है टेस्ट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अंतर्गत नहीं किया जाता है। बाकी टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, गुडनेस ऑफ फिट और टेस्ट ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 36 है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वाज प्रोपाउंड इन। ये भी आंसर इसका एक्चुअल में होना चाहिए 1918, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम कुछ टिक नहीं लगा सकते हैं। अदरवाइज इसका आंसर एक्चुअल में आंसर 1918 है, पता नहीं उन्होंने क्या माना था। क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 327, स्मॉल ए बी इज इक्वल टू 741, ए बी इज इक्वल टू 545 एंड स्मॉल बी इज इक्वल टू 235, देन वैल्यू ऑफ एन। सिंपल, कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है, क्योंकि एन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ए अल्फ़ा, इसको दो पार्ट में और इसको दो पार्ट में, इसकी वैल्यू दी है, इन चारों की वैल्यू दी है। अब चारों को ऐड कर देंगे तो जाहिर सी बात है किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, और ए और अल्फ़ा को जब हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर आएगा आपका सी 1848। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड बेटर बी अरेंज्ड। तो इसका एक्चुअल में आंसर जो होना चाहिए वो 720 होना चाहिए। मे भी हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ, क्योंकि ये परमुटेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेटर में 6 लेटर्स हैं, तो 6 और इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा। जितने भी लेटर्स होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं, उसके बगल में इस तरीके के मार्क लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका आई थिंक 720। एक बार मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, देयर आर 4 होटल्स इन अ सिटी, इफ़ 3 पर्सन केम टू द सिटी, इन हाउ मेनी वेज दे कैन स्टे इन डिफरेंट होटल्स। तो ये भी सेम परमुटेशन से ही रिलेटेड है। 4 होटल हैं तो 4 और इस तरीके से 4, 3, 2 और ये 1। जब इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। न्यायादर्श या प्रतिदर्श किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो पॉपुलेशन होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। पॉपुलेशन को दूसरे शब्दों में हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब आप जनसंख्या से मत समझिएगा। जैसे हम लोग कोई भी रिसर्च जब करता है पर्सन, तो उसके लिए जो एरिया रिसर्च में काम आएगी, टोटल एरिया की बात हो रही है, तो जो टोटल एरिया है रिसर्च में काम आने वाली है उसे हम लोग स्टैट्स की भाषा में पॉपुलेशन या यूनिवर्स बोलते हैं। रिसर्च में जो काम आने वाली है पॉपुलेशन। अब इसमें से हम लोगों ने जब कुछ को छांट के निकाल लिया कि हम इससे काम करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। तो सैंपल किसका रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, पॉपुलेशन या यूनिवर्स का। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन का आंसर सही से समझ में आ गया हूँ। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और स्टैट्स, बिजनेस एथिक्स हो गया, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये सारी चीज़ें चैनल पे अपलोडेड हैं। लास्ट में ये सब चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी, आप जा करके वहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा करके आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा।